हेलो गाइस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 29 जुलाई को अनाउंस किया गया था, उसका वीडियो सीरीज नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस पॉलिसी में हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आएगा। हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में क्या क्या चेंजेस आएगा। सबसे पहला चेंज एडमिशन को लेके हुआ। क्लास 12 के बाद जब स्टूडेंट कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे कट ऑफ मार्क के हिसाब से ही एडमिशन होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कट ऑफ मार्क्स से कम आया तो उसका एडमिशन मिलना लगभग मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उस स्टूडेंट के लिए एक यहाँ पे रिलीफ है। अब क्या होगा, आने वाले टाइम में एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट करवाएगी। उसी का मार्क्स का बेसिस में कॉलेज में एडमिशन होगा। तो अगर किसी स्टूडेंट का 12 में मार्क्स कम आ जाता है तो उसको डरने का ज़रूरत नहीं है, घबराने का ज़रूरत नहीं है। वो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होकर अपना मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है और अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? अभी आप लोग स्टेट बोर्ड और सीबीएसई को कंपेयर करके देखिए। सीबीएसई में झोला ही भर भर के मार्क्स दिया जाता है, लेकिन स्टेट बोर्ड में मार्क्स देने में टीचर बहुत कंजूसी करते हैं। तो जब एडमिशन का बात आता है टॉप कॉलेजेस में तो वहाँ पे कट ऑफ मार्क 95-99% तक होता है और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को इतना मार्क्स मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे अधिकतर सीबीएसई के स्टूडेंट का ही एडमिशन होता है। अब स्टेट बोर्ड वाले को भी अब पूरा बराबर का मौका मिला है। आप लोग कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपीयर कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए और अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लीजिए। दूसरा चेंजेस हुआ, एक सिंगल बॉडी बनाया जाएगा जो इंटायर हायर एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल एंड मैनेज करेगा। पहले अलग अलग इंस्टीट्यूशन थे जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, इन सबको मर्ज करके एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएगा जो जितने भी पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करेगी और सभी पे बराबर रूल एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि प्राइवेट वाले के लिए रूल अलग होगा, पब्लिक वाले के लिए रूल अलग होगा। लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन नहीं आएंगे। इन सब का जो इंस्टीट्यूशन है वो अलग ही रखा गया है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुआ, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम का जो रेस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया गया है। अब एक कॉमर्स का स्टूडेंट चाहे तो साइंस का भी कोई एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकता है और आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अकाउंट्स का स्टूडेंट है और हमको फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है तो हम अकाउंट्स के साथ फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। मतलब ये जो बाउंड्री घेरा हुआ था आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस का उसको हटा दिया गया। इसके अलावा स्टूडेंट अगर चाहे तो एकेडमिक जो सब्जेक्ट है उसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकता है और करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। सबके लिए उसको मार्क्स मिलेंगे, उसी के हिसाब से उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नेक्स्ट मेजर चेंजेस हुआ बैचलर डिग्री प्रोग्राम में। अब जो बैचलर डिग्री होगा वो 3 साल से 4 साल तक का हो सकता है। आप लोग 3 साल में भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं, 4 साल का भी जो प्रोग्राम है उसको भी कर सकते हैं विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। और यहाँ एग्जिट ऑप्शन हर साल के बाद दिया जाएगा। 1 साल के बाद भी आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, 2 साल के बाद भी आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, 3 साल के बाद बैचलर डिग्री लेके एग्जिट कर सकते हैं, या 4 साल के बाद पूरा का पूरा टर्म कंप्लीट करके बैचलर डिग्री विथ रिसर्च का सर्टिफिकेट लेके एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा CBCS पैटर्न, जो कि लगभग हर कॉलेज में एप्लीकेबल हो गया है। CBCS का फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, आपको अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट मिलेगा। जो आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़िए, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। और यहाँ पे एक और फैसिलिटी है, अगर कोई भी स्टूडेंट 1 साल पढ़ने के बाद किसी रीजन से कॉलेज छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है। उसके बाद अगर 2-3 साल बाद उसका इंटरेस्ट है कि अपना जो छूटा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करे तो जहाँ उसने ख़त्म किया था वहीं से वो स्टार्ट कर सकता है। ये फैसिलिटी जो एट प्रेजेंट जो कोर्सेस है उसमें नहीं था। यहाँ पे एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा। इसमें क्या होगा, जितना भी सब्जेक्ट स्टूडेंट पास करेगा उन सब का क्रेडिट को आप लोग पॉइंट भी समझ सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पॉइंट होगा, पॉइंट को स्टोर किया जाएगा। और फाइनली ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जितना पॉइंट फिक्स किया गया होगा, अगर स्टूडेंट का उतना पॉइंट या क्रेडिट कंप्लीट हो जाता है तो उसको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और बैचलर डिग्री करने के बाद एमफिल करने का कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगा और आप लोग 1 साल के अंदर मास्टर डिग्री कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आप लोग को फुल 4 ईयर्स का जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये जो 4 साल में आखिर होगा क्या क्या, अब ये जो 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है उसमें कैसे सर्टिफिकेशन होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट एक मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिसिप्लिन प्रोफेशन एंड वोकेशनल एरिया। जिस सब्जेक्ट को उसने पढ़ा है उसका जो कंप्लीशन का सर्टिफिकेट उसको दे दिया जाएगा।
अगर स्टूडेंट दूसरा साल कंप्लीट करके पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। तीसरा साल पढ़ाई करके छोड़ देता है तो उसको बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। और अगर 4 इयर्स कंप्लीट कर लेता है तो उसको बैचलर डिग्री विथ रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। रिसर्च के लिए एक एमफिल का कोर्स होता था जिसको अब डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। और ये 4 ईयर बैचलर डिग्री कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट चाहे तो 1 साल में मास्टर डिग्री कंप्लीट करके उसके बाद पीएचडी में एडमिशन करवा सकता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, टाइम को घटाया गया है, सिस्टम को आसान किया गया, फ्लेक्सिबल किया गया और टाइम को रिड्यूस किया गया है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि पढ़ते पढ़ते आधा से ज़्यादा ज़िंदगी निकल जाता था और उसके बाद बचा खुचा ज़िंदगी जॉब ढूंढने में निकल जाता था। अब उस टाइम को घटाने का कोशिश किया गया है। नेक्स्ट चेंजेस जो है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें क्या होगा, स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन करेगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, जिस सब्जेक्ट में पास होगा उसके लिए कुछ क्रेडिट मतलब पॉइंट मिलेगा। उस क्रेडिट को जो एकेडमिक बैंक है, जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं उसी हिसाब से एकेडमिक बैंक में आपका क्रेडिट जमा होगा, पॉइंट जमा होगा। जितना भी सब्जेक्ट आप लोग क्लियर करेंगे उसका पॉइंट जमा होगा। और फाइनली ग्रेजुएशन के लिए जितना पॉइंट फिक्स किया गया रहेगा उतना पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब पॉइंट का जो सिस्टम है आप लोग ठीक से समझ लीजिए। पहला साल में सपोज हम 4 सब्जेक्ट लिए, उसके लिए 0.5 क्रेडिट एक सब्जेक्ट का था, तो मतलब टोटल 20 पॉइंट्स हुआ। ये जो 4 सब्जेक्ट है हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं, आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स का भी ले सकते हैं, साइंस का भी ले सकते हैं और साथ ही वोकेशनल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, हम पढ़ाई छोड़ दिए, सर्टिफिकेट लेके घर चले गए, तो हमारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में टोटल 20 पॉइंट स्टोर हो गया। सर्टिफिकेट जहाँ इशू होगा उसके बाद ही हमारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में 20 पॉइंट स्टोर हो जाएगा। उसके बाद 2 साल बाद अगर हम फिर से पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। फर्स्ट ईयर तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड ईयर में एडमिशन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जो हमारा पॉइंट है उसके हिसाब से ही मिलेगा। उसके बाद सेकेंड ईयर में हम सपोज अगेन 4 सब्जेक्ट लिए, वहाँ पे इस सब्जेक्ट के लिए 6 क्रेडिट था, मतलब 24 हुआ। 24 क्रेडिट सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद हमको मिलेगा, वो भी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग चाहे तो एक्स्ट्रा क्रेडिट भी ले सकते हैं। जैसे हम 4 सब्जेक्ट लिए और 2-3 वोकेशनल कोर्सेज ले लिए, कंप्यूटर का कोर्सेज ले लिए, वोकेशनल कोर्सेज ले, उसके लिए भी कुछ पॉइंट होगा। इसी हिसाब से अगर पॉइंट ऐड करते करते जो ग्रेजुएशन के लिए फाइनल पॉइंट फिक्स किया होगा, सपोज 100 पॉइंट फिक्स किया गया, तो जब हमारा 100 पॉइंट फिक्स जो हमारा है वो पूरा हो जाएगा तब हमको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया सिस्टम है। इसका फ़ायदा क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट 1 साल या 2 साल पढ़ने के बाद किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से या किसी अदर प्रॉब्लम के वजह से कॉलेज को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उन सब स्टूडेंट के लिए एक रिलीफ है कि अगर छोड़ भी देते हैं तो जहाँ से छोड़े वहीं से उन लोग फ्यूचर में पढ़ाई क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इससे कॉलेज का जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है वो बहुत घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चेंजेस है वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेके। इसमें क्या होगा, इंडिया का जो टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबको बाहर ब्रांचेस खोलने का परमिशन मिलेगा। इसके अलावा वर्ल्ड वाइज टोटल टॉप 100 यूनिवर्सिटी को इंडिया में लाने का भी प्रोविज़न है। इससे होगा क्या, बहुत सारे स्टूडेंट जो इंडिया छोड़ के बाहर पढ़ने जाते थे उन सबको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हम लोग का कंट्री में आएगी। इसका एक तो फ़ायदा है कि वहाँ पे खर्च कम लगेगा और जो लोअर और मिडिल सेक्शन के जो फैमिलीज़ होते हैं जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है कि जो विदेशों के बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी है उसमें भी अपने बच्चों को पढ़ा पाए कम खर्च में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को क्रिएट किया जाएगा, जिसका मेन काम क्या होगा कि जो स्कूल कॉलेज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन सब का जो लर्निंग मेथड है, असेसमेंट मेथड है, मैनेजमेंट का तरीका है, उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ से कैसे इम्प्रूव करें उसका देख रेख करना, आइडिया शेयरिंग करना इस फोरम का काम होगा। ये तो है कुछ ज़बरदस्त चेंज जो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में हुआ है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिए और हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।